हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोपाल एक गरीब आदमी था जो कि संगमपुर गांव का रहने वाला था। गोपाल अपनी पत्नी गायत्री के साथ मिलकर एक ढाबा चलाया करता, जिसका नाम उसने गरीब का 5 स्टार ढाबा रखा हुआ था। उसके ढाबे का ये नाम देखकर और सुनकर गांव वाले उस पर बहुत हंसते थे। एक दिन सुबह के समय गोपाल अपनी पत्नी के साथ अपने ढाबे की साफ सफाई कर रहा था। तभी वहाँ गांव का एक हरिया नाम का आदमी आता है। गोपाल भाई, तुमने अपने ढाबे का नाम गरीब का 5 स्टार ढाबा क्यों रखा है? आखिर तुम्हारे ढाबे में ऐसी कौन सी खास बात है जो उसका नाम तुमने गरीब का 5 स्टार ढाबा रख दिया? मुझे तो इस ढाबे में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो 5 स्टार के मुकाबले में थोड़ा सा भी हो। भाई ये बात तो तुझे उन लोगों से पूछनी चाहिए जो यहाँ आते हैं और मुझ गरीब के 5 स्टार ढाबे का मजा उठाते हैं। एक बार तुम भी मेरे 5 स्टार ढाबे में आ जाओ, तब शायद तुम्हें भी समझ में आ जाए कि मैंने अपने ढाबे का नाम 5 स्टार ढाबा क्यों रखा है। भाई बुरा मत मानियो, लेकिन अपने ढाबे का नाम 5 स्टार रखने से कोई 5 स्टार नहीं हो जाता। बस लोगों का वहम होता है और तुम लोगों का वहम का फायदा उठाते हो। जिस दिन तुम्हारे ढाबे के आगे कोई 5 स्टार ढाबा खुल जाएगा ना, उस दिन देखना तुम्हारा जो ढाबा है ना 5 स्टार, ये सिर्फ नाम ही रह जाएगा। हरिया गोपाल से उसके ढाबे के नाम के चलते बहस कर रहा था। तभी गोपाल की पत्नी गायत्री वहाँ आती है। भैया, एक गांव के होने के बाद भी आप हमारी बढ़ोतरी देखकर चल क्यों रहे हैं? हमारी रोजी रोटी जैसे तैसे चल रही है, चलने दीजिए। हमारी रोजी रोटी पर लात क्यों मार रहे हैं? भाभी, मैं तो बस ये कह रहा था कि आप अपने ढाबे का नाम कुछ और रख लीजिए, वो भी अपनी हैसियत को देख के, जो आपके ढाबे पे सूट भी करे। खैर मुझे क्या, मैं तो बस राय दे सकता हूँ। मुझे ये तो पता था कि आप एक बहुत ही जलनशील आदमी हैं, लेकिन आप दूसरों को देखकर इतना जल सकते हैं, आज पता चल रहा है। आप सुबह सुबह ना ही अपना दिन खराब करिए और ना ही हमसे बहस करके हमारा। गायत्री की बात सुनकर हरिया चिढ़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद गायत्री और गोपाल अपने ढाबे के कामों में लग जाते हैं। गोपाल ने अपने ढाबे को 5 स्टार ढाबा बनाने के लिए हर तरह से कोशिश की। जैसे उसने अपने ढाबे को एक बड़े वृक्ष की छांव के नीचे खोला हुआ था, अपने ढाबे के आसपास गार्डनिंग कर रखी थी, कम पैसों में ज्यादा खाना दिया करता था। एक गरीब के 5 स्टार ढाबे में जो कुछ वो कर सकता था, उसने वो सब चीजें करने की कोशिश की। एक दिन उसके ढाबे पर बहुत भीड़ लगी होती है, तभी हरिया वहाँ आता है। गाँव वालों, क्या तुम सभी एक नकली 5 स्टार ढाबे का खाना खा रहे थे? अब तो सच में आप लोगों को 5 स्टार ढाबे का खाना मिलेगा। क्यों हरिया, तेरी लॉटरी लग गई है क्या, जो तू हमें शहर ले जाकर 5 स्टार ढाबे में खाना खिलाएगा? हमारे लिए तो हमारे गोपाल गरीब का 5 स्टार ढाबा ही ठीक है। हाँ, मेरी लॉटरी तो लगी है, लेकिन ये समझ लो हमारे गांव में ना 5 स्टार ढाबा खुलने वाला है। कुछ समय के बाद गांव के सभी लोग 5 स्टार ढाबे का सुख उठा सकते हैं। क्यों, शहर में जाकर डकैती करके आया है क्या, जो तेरे पास इतने पैसे आ गए हैं कि तू गांव में खुद का 5 स्टार ढाबा खोल सके? जाकर अपना काम कर। तुझे पागल बनाने के लिए अपने गांव वाले ही मिले हैं क्या? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने और मेरे दोस्त ने, हम दोनों ने मिलके सामने वाली जमीन पे 5 स्टार का ढाबा खोलने का सोचा है और कल से ना काम चालू हो जाएगा। बहुत ही जल्द ना इस गांव में सच में 5 स्टार वाला ढाबा होगा, वो भी अमीर का, ना कि किसी गरीब का जो सिर्फ नाम का हो। लेकिन ये जमीन तो तेरी है ना हरिया, और इसके सिवा तेरा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तू अपना सब कुछ अपने दोस्त को दे दिया 5 स्टार ढाबे के लिए? मुझे इस ढाबे में ना पार्टनरशिप मिलेगी, जमीन मेरी और ढाबा मेरे दोस्त का। अच्छा पैसा कमाऊंगा मैं, और इन नकली 5 स्टार ढाबे वालों को मैं बताऊंगा कि असली 5 स्टार ढाबा क्या होता है। हरिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बातों में भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गायत्री और गोपाल परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों अपने ढाबे का सारा काम निपटाकर अपने घर जाते हैं। सुनिए जी, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। कहीं सच में हरिया के दोस्तों ने 5 स्टार जैसी सुविधा देकर 5 स्टार ढाबा खोल दिया तो हमारे ढाबे का क्या होगा? हमने इतनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर ये ढाबा बनाया है, अब क्या होगा? तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ नहीं होगा। हम किसी से कोई जलन नहीं रखते हैं। हम अपना काम जैसे आज तक पूरी मेहनत से करते आए हैं, ऐसे ही आगे भी करेंगे। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। शायद आप सही कह रहे हैं, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बेवजह आपको परेशान किया और खुद भी परेशान हुई। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। गोपाल इतना कहकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने ढाबे पर पहुंचता है तो देखता है
कि उनके ढाबे के सामने एक नया ढाबा बन रहा है, लेकिन दोनों इस चीज को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। समय बीतता है और कुछ समय में ही उनके ढाबे के सामने एक नया 5 स्टार ढाबा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि जहां गरीब के 5 स्टार ढाबे में ठंडक पेड़ की छांव से आती थी, बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां थी, आसपास की सजावट पौधों से थी, वहीं असल में 5 स्टार ढाबे में ठंडक के लिए एसी था, बैठने के लिए अच्छे सोफे और टेबल थे, आसपास की सजावट महंगी लाइटिंग से थी, जिसे देखकर सभी गांव के लोग वहीं जाया करते। एक दिन हरिया गोपाल के ढाबे पर कुछ लोगों को बैठे देखकर उनके पास जाता है। क्यों भाई, आज तुम्हारे ढाबे के लोग कहाँ गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज कोई तुम्हारे ढाबे पे खाना खाने नहीं आएगा क्या? हरिया अभी जा यहाँ से, मुझे काम करने दे भाई, दिमाग खराब मत कर मेरा, जा यहाँ से। कहा था ना तुझे, एक दिन तेरा ये नकली 5 स्टार ढाबा हटवा दूंगा। और देख, धीरे धीरे वो समय भी आ रहा है, बहुत जल्दी ना तेरा यह ढाबा यहाँ से गायब हो जाएगा। हरिया इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। 5 स्टार की चमक धमक देखकर गांव वाले हरिया के ढाबे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और गांव में कई दिनों तक लाइट नहीं आती, जिस वजह से लोग फिर से गोपाल के ढाबे पर जाने लगते हैं। लेकिन फिर हरिया लोगों को अपने ढाबे पर आकर्षित करने के लिए हफ्ते में 2 दिन खाना फ्री कर देता है, जिस वजह से गांव के लोग फिर से उसके ढाबे पर जाने लगते हैं। धीरे धीरे गोपाल के पास सच में अपना ढाबा बंद करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। तभी एक दिन कल्याणी नाम की औरत गांव में आती है और हरिया के होटल में जाती है। ये क्या है? तुम लोगों ने मेरी जमीन पर ये ढाबा क्यों खोला हुआ है? अभी के अभी इस जगह को खाली करिए, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं अपनी जगह खाली करवाने की। मैडम, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये जमीन मेरी है और ये ढाबा मेरे दोस्त का है, बस चलाता मैं हूँ। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, बस मुझे ये पता है कि ये मेरी जमीन है। मुझे तुम्हारे दोस्त ने ही बेची है ये जमीन। जब ये जमीन मेरी है तो कैसे बेच सकता है? मेरी तो उससे बात सिर्फ ढाबा चलाने तक की हुई थी, जमीन तो मैंने बेची ही नहीं। और बिना पेपर पे साइन किए वो जमीन कैसे बेच सकता है? इस पेपर पर तुम्हारे साइन है। अब मुझे नहीं पता कि उसने तुमसे ये साइन कब और कैसे करवाए, लेकिन ये जमीन मेरी है और मैं यहाँ कोई ढाबा नहीं खोलना चाहती हूँ। कल्याणी इतना कहकर कुछ लोगों से बोलकर ढाबे का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकवा देती है। ये नजारा गांव के खड़े सभी लोग देख रहे थे। हरिया अपने सर पर हाथ रखकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। तभी गांव की एक औरत उसके पास आती है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अक्सर उसी गड्ढे में वो खुद गिर जाते हैं। तुम गोपाल का ढाबा बंद करवाना चाहते थे, यहाँ तुमसे तुम्हारी जमा पूंजी तक छिन गई। सबकी बातें सुनकर हरिया को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद हरिया गोपाल से अपनी गलती की माफी मांगता है और दोबारा फिर कभी ऐसी कोई हरकत ना करने का वादा भी करता है। सावन की शुरुआत होते ही मौसम सुहाना होने लगता है। एक शाम बाहर झमाझम बारिश हो रही थी, तो हॉल में सुहानी खिड़की से बारिश होते देखकर झूम रही थी। तभी उसकी सास सरोजा हॉल में आती है, तो उसे ऐसे मगन झूमता देखकर कहती है, बहू ऐसे सावन की मेंढक की तरह क्यों चल रही है घर में? माँ जी, मौसम ही कुछ ऐसा है। ये सावन की बारिश, हर तरफ हरियाली छाई हुई है। मन करता है कि 1 मिनट, हरियाली से याद आया, कुछ दिनों में हरियाली तीज आने वाली है बहू। अरे हाँ माँ जी, ये तो ससुराल में मेरी पहली हरियाली तीज होगी। माँ ने कहा था हरियाली तीज का त्योहार सुहागनों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसका व्रत रखने से सुहागनों को सौभाग्य प्राप्त होता है। सही कहा तेरी माँ ने, उस दिन सभी सुहागनें निर्जला व्रत रखती हैं, बड़ा महत्व होता है इसका। बहू, ये हरियाली तीज तो तेरे लिए बहुत खास होगी। जी सासू माँ, मैं पूरी श्रद्धा से हरियाली तीज का व्रत रखूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी अपनी सास को चाय पिला दे, 5 बज गए हैं। हाँ हाँ सासू माँ, चाय क्या, सावन की बारिश की खुशी में मैं तो आज आपको पकौड़े भी खिलाऊंगी। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं यूँ गई और यूँ आई। इतना कहकर सुहानी रसोई में चली जाती है। 2 दिन बाद दोनों सास बहू हरियाली तीज के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान लेने के लिए साथ में बाजार जाती हैं। जहां शॉप पर साड़ी पसंद करते हुए वहां उन्हें उनकी पड़ोसन कमली मिलती है, जो सुहानी के हाथ में लाल रंग की साड़ी को देखकर कहती है, अरे सरोजा की बहू, ये लाल साड़ी ले रही है क्या हरियाली तीज के लिए? ओ ज्ञानी महारानी, उसकी सास तुझसे ज्यादा समझदार है। लेकिन जब खरीदारी करने आए हैं तो एक हरी साड़ी लेकर ही लौट जाएंगे क्या? कम से कम 2-4 साड़ियाँ लेंगे ही ना।
अच्छा मैं तो बस कह रही थी, वैसे इस हरियाली तीज पर मोहल्ले वाली सारी औरतें मेहंदी लगाने वाली है, वो भी एक साथ। मेहंदी मुझे भी अपने हाथ में रचाने का बहुत शौक है आंटी। एक साथ मेहंदी लगाएंगी, पर कहाँ कमली? वो मेरे घर पर वो मेरी चंदा है ना, उसने कहा है हरियाली तीज के दिन ना वो अपने हाथों से ही सबके मेहंदी लगाएगी। तू तो जानती है ना उसे मेहंदी लगाने कितना पसंद है। ठीक है, फिर मैं भी अपनी बहू के साथ तेरे ही घर आ जाऊंगी। वैसे बातों बातों में बहुत समय हो गया, अभी तो चूड़ी और श्रृंगार का सामान भी लेना है। हाँ सासू माँ, मैंने ये 2 साड़ी पसंद की है। आप लोग आगे चलिए, मैं बिल देकर आती हूँ। तभी सुहानी बिल पे करने चली जाती है। कुछ देर में तीनों ही बाकी का सारा सामान लेकर अपने अपने घर आती है। दिन गुजरते जाते हैं। एक रोज जब वो अलमारी में कपड़े रख रही थी तो उसकी माँ का कॉल आता है और वो फोन उठाकर कहती है, माँ कैसी हो? कितने दिनों बाद याद आई है आपको अपनी बेटी की? हाँ हाँ, जैसे बेटी तो माँ को रोज याद करके उसका हाल चाल पूछती है। माँ शादी हो गई है मेरी, अब तो ताने देना बंद कर दो। अरे पगली, ताने नहीं, ये तो मेरा प्यार है। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि हरियाली तीज की सुबह मैं तेरे ससुराल आ रही हूँ। सच माँ? यानी मेरी पहली हरियाली तीज पर आप और सासू माँ दोनों मेरे साथ होंगी? अरे नहीं पागल, तेरी पहली तीज है ना, इसलिए शगुन का सामान देने आऊंगी। ये रस्म तो निभानी होगी ना। अच्छा कोई नहीं, तुम आओगी मुझे आशीर्वाद दोगी, यही बहुत है। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, इनके आने का समय हो चला है, मुझे खाने की तैयारी करनी है। हाँ ठीक है, ध्यान रखियो अपना। इतना कहकर सुहानी की माँ फोन रख देती है और सुहानी भी अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन दोनों सास बहू मिलकर घर में ही घेवर की मिठाई बनाते हैं और पड़ोसनों में बांटते हैं। शाम को तीज व्रत के लिए मेहंदी लगवाने दोनों अपनी पड़ोसन कमली के घर जाती हैं, जहां मोहल्ले की बाकी औरतें भी थी और सभी के एक एक हाथ पर मेहंदी लगी थी। जैसे ही सुहानी की बारी आती है तो मेहंदी लगवाते हुए वो अपनी सास को कहती है, सासू माँ, मैं तो अपने दोनों हाथों में भरी भरी मेहंदी लगवाऊंगी। हाँ हाँ लगा ले, कर ले तू अपने मन की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरोजा, कल तेरा भी व्रत रहेगा क्या? पूछ तो ऐसे रही है जैसे तुझे पता ना हो। अरे माना, बहू के ससुर गांव में रहना पसंद करते हैं, यहाँ नहीं रहते, लेकिन मैं तो अपना धर्म निभाऊंगी ना। पता तो है, लेकिन मैंने सोचा बढ़ती उम्र है, क्या पता भूख बर्दाश्त ही ना होती हो तुझसे। अरे जा, उम्र बढ़ने से क्या होता है, मैं एक दिन क्या, जब तक चाहूँ तब तक भूखी रह सकती हूँ, बहुत जान है मुझ में। ये सासू माँ और कमला आंटी भी ना एक दूसरे से भिड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। ओहो, बस कीजिए आप लोग और चलिए मेहंदी लगवाइए। सभी एक दूसरे को मेहंदी लगाते हैं। कुछ देर बाद दोनों अपने घर आती हैं। अब आता है हरियाली तीज का दिन। सुहानी नहा धोकर हरी चूड़ियां और हरी साड़ी पहने पूरी 16 श्रृंगार करके खुद को शीशे में देख रही थी। तभी उसका पति अनिल कहता है, अरे वाह, आज तो कतई हरी तोती सी चमक रही हो सुहानी। मेरा मतलब है ये हरा रंग तुम पे बहुत खिल रहा है। सच में? अच्छा, और गोरी है कलाइया, पिना दे मुझे हरी हरी चूड़िया, ये कैसी लग रही है? ये भी बहुत सुंदर लग रही है, मन करे तुम्हें गले लगा लूं। कोई जरूरत नहीं है, जाकर फ्रेश हो जाइए, मुझे भी मंदिर जाना है। और हाँ, आज तो माँ भी आने वाली है, तो आप उनसे मिलकर ही ऑफिस के लिए निकलना। ठीक है। तभी वो मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाती है और प्रार्थना करती है। जब वो मंदिर से लौटती है तब तक उसकी माँ शगुन का सामान लिए उसके घर पर आई होती है, तो सुहानी उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कुछ देर में उसकी माँ अपने घर लौट आती है तो सुहानी अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आप छत से कपड़े उतार लेना, मैं चली झूला झूलने। झूला झूलने? पर कहाँ बहू? मोहल्ले के पार्क में। सासू माँ, सभी औरतें वहाँ होंगी और फिर मेरी हरियाली तीज झूला झूले बगैर पूरी कैसे हो सकती है? अगर आप चलना चाहो तो चल सकती हैं। कैसी बात कर रही है बहू, मेरी कोई उम्र है झूला झूलने की? तू ही जा और झूला झूल, लेकिन जल्दी आ जाइयो शाम को, तीज व्रत की कथा भी तो सुननी है। हाँ सासू माँ, बिल्कुल। सुहानी झूला झूलने के लिए पार्क की ओर निकल पड़ती है। सुहाने मौसम में वो मोहल्ले की बाकी औरतों के साथ मजे से झूला झूलती है और शाम को उसकी सास उसे तीज व्रत की कथा सुनाती है। साथ ही दोनों सास बहू भोलेनाथ और माँ पार्वती का गुणगान भी करती हैं। तभी घर के मंदिर में सुहानी हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, हे भोलेनाथ, माँ पार्वती, मैं अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हूँ, अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। बहू, इस हरियाली तीज के साथ अब सभी त्योहारों की शुरुआत होगी। मतलब सासू माँ? बहू, मतलब तूने वो बात नहीं सुनी क्या? आई आई हरियाली तीज, खुल गई देखो त्योहारों के बीज। अब एक के बाद एक त्योहार आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सासू माँ, मतलब हरियाली तीज के बाद से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अनिल भी ऑफिस से घर आता है, लेकिन उसके दाएं हाथ पर पट्टी बंधी थी, जिसे देखकर सुहानी बहुत घबराती है।
और अनिल कहता है, वो तो आते समय बाइक छोटे से गड्ढे में फंस गई, तो गिरने की वजह से थोड़ी सी हल्की सी खरोंच आ गई है। डरने की कोई बात नहीं है। बहू के तीज व्रत का फल है बेटा, तुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। भोलेनाथ बस ऐसे ही कृपा रखे। सही कहती हैं आप सासू माँ, हरियाली तीज से ही सुहागनों का सौभाग्य जुड़ा होता है। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुहानी रसोई से अनिल के लिए पानी लाती है। रात के समय भगवान को भोग लगाकर सुहानी अपना हरियाली तीज का व्रत पूरा करती है। अनिल भी सरोज की बात से सहमत होता है, जिसके बाद सरोज सुहानी की सराहना करती है कि आखिर उसके व्रत की वजह से अनिल की जान बच गई और उसे ज्यादा चोट नहीं आई। ये बात सुनकर सुहानी को भी अपने व्रत पर दृढ़ विश्वास हो जाता है और सुहानी अपनी सास के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है। जिसके बाद सुहानी अनिल को दवाई देती है और उसके लिए रसोई से पानी लेकर आती है। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई है जो हरियाली तीज का व्रत रखता हो? अगर हाँ, तो उसका नाम हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपको हमारी ये हरियाली तीज की बहू यानी सुहानी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।